नदी के किनारे रहने वाली दो बहनों की किस्मत। कामिनी और दामिनी के माता पिता बहुत गरीब थे। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी और वो खेती का काम करते थे। गरीबी के कारण अपनी बेटियों को वो ज़्यादा नहीं पढ़ा पाए। कामिनी और दामिनी 10वीं तक पढ़े थे। ज़्यादा पढ़ने की इच्छा थी और पढ़ाई में भी बहुत होशियार थे, पर पैसों की तंगी के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। दिन बीतने लगे और बहुत से साल भी बीत गए। दोनों की उम्र शादी के लायक हो गई थी। अब माता पिता ने दोनों की शादी बहुत ही अच्छे परिवार में तय कर दी थी। दोनों की मंगनी भी हो गई थी। बस कुछ ही दिन थे, फिर उन दोनों की शादी हो जानी थी। एक दिन दोनों बहनें आपस में बात कर रही थी। अरे तुम ये क्या बोल रही हो दामिनी? तुम इस शादी से खुश नहीं हो? पर तुम्हारी मर्जी से ही तो इस बात को आगे बढ़ाया गया है। माँ और बाबूजी ने कितना पूछा तुम्हें और तुम तो खुश थी, पर अब इस तरह की बातें कर रही हो कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। अब तो तुम्हारी मंगनी भी हो चुकी है और रमेश कितना अच्छा लड़का है, कितने अच्छे से तुम भी उससे बात करती हो और उसे पता है कि तुम उसे पसंद भी करती हो, और तुम बोल रही हो कि इस रिश्ते से तुम खुश नहीं हो। ये तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है और थोड़ी परेशानी भी कर रहा है। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही है दामिनी। आखिर क्या चाहती हो तुम? क्या है तुम्हारे मन में? दीदी, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी अमीर घर में हो जाए, बहुत बड़े घर में हो जाए। गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, गहने, बहुत सारी साड़ियाँ, ये सब हो मेरे पास। यही है मेरे सपने, यही है चाहत, यही चाहती हूँ मैं। पर मुझे नहीं लगता कि ये सब हो पाएगा दीदी, ये सब हो पाएगा, क्योंकि साधारण से परिवार में शादी जो करके जा रही हूँ। हाँ, रमेश जी की तो छोटी सी व्यवसाय है, वो कहाँ मेरे सपने पूरे करेंगे। अरे पर तुम्ही ने हाँ बोला इसलिए तो तुम्हारी सगाई हुई, नहीं तो क्या माता पिता जबरदस्ती थोड़ी कर रहे थे तुम्हारे साथ? तुम ही राजी हो गई थी इस शादी से खुशी खुशी, और दोनों परिवार इतना खुश हैं इस शादी से, और तुम ऐसे बोल रही हो अभी? अगर ये सब बात घर में पता चलेगी या फिर रमेश जी के परिवार को पता चलेगी तो क्या सोचेंगे? दीदी, अब मैं क्या करूं, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं थे। इसलिए चुनने के लिए अगर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होंगे तो जो अच्छा मिलेगा, मतलब अब तक जो हमारे लिए रिश्ता आया है उसमें बस यही रिश्ता अच्छा लगा मुझे, हम इसलिए हामी करती, नहीं तो ना ही बोलती। मेरी तो चाहत है कि मैं अमीर घर की ही बहू बनूं, गरीब घर की नहीं। काश मेरे लिए कोई अमीर घर का रिश्ता आता, गाड़ी बंगला वाला ससुराल मिलता, तो मैं तो कूद कूद कर शादी कर लेती। अरे अरे अरे, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी बातें सुनकर मेरे तो होश उड़ रहे हैं मेरी छोटी बहन। हाँ, तुम्हारी सगाई हो चुकी है, तुम खुशी खुशी रमेश जी को अपनी पसंद के रूप में चुन लिया है, और अब बोल रही हो कि तुम्हारे लिए एक बड़े घर का रिश्ता आएगा तो तुम खुशी खुशी कूद कूद के जाकर शादी कर लोगी। ये कैसी बात है? हाँ, क्या मतलब है? ये तो बहुत ही अजीब दुविधा में तुमने मुझे ला दिया है। अच्छा, अगर सच में तुम्हारे लिए कोई बड़े घर का रिश्ता आ जाएगा तो तुम ये सगाई तोड़ दोगी क्या? हे भगवान, कुछ ही दिन बाद हम दोनों की शादी होने वाली है और तुम ये सोच रखती हो? हाँ दीदी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मेरे लिए एक बड़े घर का रिश्ता अभी आ जाएगा ना, तो मैं अभी के अभी ये सगाई तोड़ दूंगी। अपनी छोटी बहन की ऐसी बातें सुनकर बड़ी बहन दंग रह जाती है, परेशान हो जाती है और सोचने लगती है, अरे ये तो मेरी बहन है, इससे मैं और क्या ही बोलूं। रमेश कितना स्नेह करता है इससे, और रमेश को लगता है कि ये भी उससे बहुत स्नेह करती है। कितने हंस हंस के प्यार से बातें करती है अपने होने वाले ससुराल वालों से, अपने होने वाली पति रमेश से, पर देखो मन में ये सोच रखती है, हे भगवान, मैं क्या ही बोलूं। बड़ी बहन कामिनी अपनी छोटी बहन दामिनी की बातें सुनकर बहुत ही हैरान रह जाती है, और इस तरह और कुछ दिन बीत जाते हैं। शादी का समय नज़दीक आ जाता है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। बस 2-3 हफ्ते बाद शादी है। अब एक दिन कामिनी और दामिनी की माँ उमावती अपने घर में पंडिताइन से बात कर रही है। ये क्या, आज सुबह सुबह पंडिताइन कौशल्या जी घर में क्यों आई हैं कामिनी और दामिनी के? कुछ देर पंडिताइन बातें करती हैं
उमावती से। अरे अरे बहन, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे बहन, जो तुमने सुना वही बोल रही हूँ। हाँ बहन हाँ, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई है। मुझे खुद जमींदार जी और उनकी पत्नी ने बुलाया और बोला कि ये रिश्ते की बात तुम ही जाकर छेड़ो। और मैं तुम्हारे घर चली आई। जमींदार जी का बड़ा बेटा हेमंत बहुत पसंद करता है तुम्हारी छोटी बेटी दामिनी को, उसे शादी करना चाहता है। देखो, इतना अच्छा रिश्ता तुम्हारे घर चलकर खुद आया है और तुम मना कर रही हो। पर बहन, जो तुम बोल रही हो ये तो उचित ना होगा। मैंने अपनी दोनों बेटियों की शादी तय कर दी है। अब 15 दिन बाद दोनों की शादी है, सगाई हो चुकी है। अब अमीर घर का रिश्ता आया, इसके लिए मैं रिश्ता तोड़ दूं अपनी छोटी बेटी का? ये तो ठीक ना होगा। और मेरी छोटी बेटी बहुत खुश है इस रिश्ते से। हाँ, अमीर परिवार आ गया तो क्या मैं उन लोगों को त्याग कर दूंगी? ये तो नाइंसाफ़ी होगी ना, अन्याय होगा, धोखेबाजी होगी। मुझसे ना होगा बहन, नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अरे क्या बोल रही हो बहन, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? इतने बड़े घर का रिश्ता आया है तुम्हारी छोटी बेटी के लिए और तुम मना कर रही हो। साधारण से परिवार में ब्याह करके भेज दोगी अपनी बेटी को? इतने बड़े घर का रिश्ता नहीं चाहिए तुम्हें? तुम तो महामूर्ख हो, महामूर्ख। सोचो जरा, सोचो, जमींदारनी के यहाँ तुम्हारी बेटी राज करेगी, राज। साधारण से परिवार में जाकर क्या ही उसके सपने पूरे होंगे? सोचो जरा, सोचो। अच्छा, मैं चलती हूँ, मैं कल आऊँगी। तुम सोच समझ कर मुझे जवाब देना। हाँ, बहुत ही अच्छा घर है, बहुत ही अच्छा घर है। अरे बहन, फिर भी नहीं नहीं बहन, वो लोग रिश्ता भेजने में बहुत देर करती है। अब शादी के दिन नज़दीक हैं, 15 दिन बाद शादी है और मैं धोखेबाजी करके एक रिश्ता तोड़कर दूसरा रिश्ता जोड़ लूँ अपनी छोटी बेटी के लिए? ना बहन ना, मैं ये अन्याय अपने हाथों से नहीं कर पाऊंगी। अरे रे, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें बहन? देखो, किस्मत खुल रही है तुम्हारी छोटी बेटी की और तुम हो कि यहाँ पर धर्म कर्म की बातें पकड़कर बैठी हो। बहन, किस्मत से बड़ा कर्म होता है। कर्म को लेकर ही किस्मत तय होता है इंसान का। अच्छे कर्म करो तो किस्मत भी अच्छा होता है। और फिर मेरी बेटी की रजामंदी से ही रिश्ता तय हुआ है और वो बहुत खुश है बहन। रमेश को वो बहुत पसंद करती है। मैं उसकी माँ हूँ, उसकी आंखों में दिखता है मुझे कितने प्यार से वो बातें करती है अपने होने वाले ससुराल वालों से। रमेश की कितनी आदर करती है, सम्मान करती है। ना ना बहन, पैसे वाले रिश्ते आ गए इसलिए मैं इन लोगों को त्याग दूँ? कभी नहीं। साधारण परिवार जरूर है, पर नहीं, मैं ये अन्याय नहीं करूँगी। बहन, जो मुझे बोलना था मैंने बोला, अभी भी मैं बोलूँगी और थोड़ा सा कि तुम थोड़ा सोच लो बहन। मैं 1 हफ्ते का समय देती हूँ तुम्हें, सोच समझ कर मुझे बोलना। जमींदार ने तो बहुत ही अनुरोध किया था मुझे कि तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए। वो लोग बहुत खुश हैं, इतने बड़े अमीर लोग। सोच लेना, ऐसा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये सब बातें सुन लेती है दामिनी की आंखों में एक चमक आ जाती है। वो बहुत खुश हो जाती है ये सब बातें सुनकर। क्या वो अपनी सगाई तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी? ऐसा करेगी वो? चलिए देखते हैं। उस दिन शाम को वो अपनी माँ के कमरे में जाती है और अपनी माँ से अजीब सी बात बोलने लगती है। अरे बेटी, ये क्या बोल रही हो तुम? माँ, क्या बोल रही हूँ मैं? जो बोलना था वही बोल रही हूँ। देखो माँ, तुम क्या नहीं चाहती कि मैं महारानी के जैसे रहूं? देखो माँ, मैं कितनी सुंदर हूँ, महारानी जैसे रहूँगी। नहीं माँ नहीं, मुझे साधारण परिवार में शादी नहीं करना। रमेश जी से मेरी सगाई तुम तोड़ दो। अच्छा हुआ मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि इतनी जल्दी शादी से पहले मुझे ये मौका मिल गया। नहीं माँ नहीं, अब तो मैं भूल से भी यहाँ पर शादी नहीं करूँगी। तुम मेरी शादी तोड़ दो, आज ही तोड़ दो। और हाँ, मैं शादी करूँगी तो जमींदार के बेटे से ही करूँगी और अमीर बनूंगी, महारानी जैसे रहूंगी। ये क्या बोल रही हो बिटिया तुम? रमेश जैसा लड़का? माँ, क्या तुम रमेश जैसा लड़का बोल रही हो? मुझे नहीं सुनना कुछ और। पर बिटिया, किसी को आशा देकर ऐसे निराशा करना क्या अच्छी बात है? तुम दिल तोड़ रही हो किसी का। माँ,
मैं दिल तोड़ूं या कुछ भी करूं वो मेरी बात है, मैं समझ लूँगी, मेरा कर्म है माँ। मुझे जो हिसाब किताब देना होगा मैं दे दूँगी, पर यहाँ पर शादी नहीं करूँगी मैं तो अब जमींदार घर की बहू बनूँगी, करोड़ों की मालकिन बनूँगी। और माँ पैसे से बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, देखना मैं कितना खुश रहूँगी। अब बहुत जिद करने लगती है दामिनी कि वो अपनी सगाई रमेश से तोड़ देगी और जमींदार घर की ही बहू बनेगी। वो जिद पर अड़ जाती है और उसके जिद के सामने किसी की नहीं चलती है। अब उसकी सगाई टूट जाती है रमेश से और वो शादी करके आ जाती है जमींदार के घर। बहू बनकर वो बहुत खुश है, इतने बड़े अमीर घर की बहू बन गई है वो। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसने किसी का दिल तोड़ा है, किसी का भरोसा तोड़ा है। वो बहुत खुश है। अब कुछ दिन बीत गए हैं, लगभग 6 महीने, पर 6 महीनों में ये क्या, उसकी खुशी ही गायब हो गई है। जैसी वो पहले खुश रहा करती थी अब वो बिल्कुल खुश नहीं है। वैसे उसका पति हेमंत बहुत ही अच्छा इंसान है, उसकी सासू माँ भी बहुत ही अच्छी है, ननंद भी अच्छी है, देवर जी भी बहुत अच्छे हैं और ससुर जी भी बहुत अच्छे हैं, फिर भी वो खुश नहीं है। क्या समस्या है उसको? समस्या क्या होगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हर बात पे सासू माँ रोक ठोक करती हैं, बहू ये ना करो, वो ना करो, ये ना पहनो, ये पहन लो, ये गहने अच्छा है, ये गहने बुरा है। वो होती कौन है मेरे पर हुक्म चलाने वाली? ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरे पति तो बहुत ही स्वाभिमानी इंसान है, ये भी मुझे पसंद नहीं। मैं जो भी बोलती हूँ वो आंख बंद कर विश्वास ही नहीं करते, मेरे आगे पीछे भी नहीं घूमते। हाँ, मुझसे स्नेह करते हैं, पर ये नहीं चाहती हूँ मैं जैसे कमला का पति उसके बस में रहता है, उसके मुट्ठी में रहता है। वो उठ बोले तो उठता है, बैठ जाओ बोले तो बैठ जाता है। वैसे ही मेरे पति को भी होना चाहिए था, पर नहीं, वैसा वो नहीं करते, इसलिए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और सासू माँ दिन भर मेरे ऊपर नज़र रख कर रहती हैं, ये भी मुझे पसंद नहीं। अब दामिनी के पास सब कुछ था, बस शांति नहीं थी, वो खुश नहीं थी। उसका पति उससे बहुत स्नेह करता था, पर वो चाहती थी कि उसका पति जोरू का गुलाम बन जाए, जो हेमंत बिल्कुल नहीं था। हेमंत एक बहुत अच्छा इंसान था, वो अपनी पत्नी से स्नेह तो करता था, पर उसमें बहुत ही स्वाभिमानी था। ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी दामिनी को। और उसकी सासू माँ अच्छी बातों पर ही रोक टोक करती थी, वो भी पसंद नहीं आता था दामिनी को। सासू माँ कौन होती है मुझसे बोलने के लिए कि ये मत खाओ, ये बहुत ही तला हुआ है, भुना हुआ है, इसमें बहुत मसाले हैं, ये है वो है। अरे मैं जो खाऊं अपनी मर्जी से, इनका क्या जाता है? मैं 10 समोसे खा जाती हूँ तो इनका मन में संभलता ही नहीं, ना संभले मैं क्या करूँ? मैं थोड़ी मना करती हूँ, मैं तो खाऊंगी। अब से 10 क्या 15 समोसे खाऊंगी कल्लू हलवाई से मंगा कर। आई बड़ी मुझे रोकने वाली। अब वो अपने मर्जी से ही चलती थी, दिन भर वो जो दिल करता वही खा लेती, समोसे, चाट, बाहर के खाने, और घर में कोई जिम्मेदारी ना लेती। सासू माँ बहुत परेशान हो गई थी। सासू माँ से उसका रिश्ता भी बिगड़ गया था, पति से भी झगड़ती रहती। इतना अच्छा पति था उसका, फिर भी उसे समझ में ना आता, और ननंद से भी झगड़ा करती, देवर से भी झगड़ा करती, किसी से उसका रिश्ता अच्छा ना था। अचानक इतने बड़े अमीर घर में आ गई थी वो, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रहेगी। वो जो दिल करता खाती, जो दिल करता खरीद लेती। इस तरह दिन बीतने लगे, पर वो बिल्कुल ना बदली। अरे बहू, मैं तो तंग आ गई हूँ रोज रोज के ये खिचखिच से। अरे मैं क्या कोई बुरी बात तुझसे बोलती हूँ? रोज तुम कल्लू हलवाई से 15 समोसे मंगा कर खाती हो। बेटी वो क्या अच्छी बात है? अपना सेहत का ध्यान रखो। देखो पहले कैसे गुलाब के फूल जैसा चेहरा था तुम्हारा, पर अब देखो कैसा हो गया है। हाँ देखो बेटी, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ। आप मेरी कितनी अच्छाई सोचती हैं सासू माँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मुझे रोके या टोके, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। और आपने जो अपनी बेटी को इतना अच्छा साड़ी खरीद कर दिया है, उस बारे में भी तो बोलिए। बस आपको मेरा ही खाना दिखाई देता है, मेरी ही साड़ी दिखाई देती है। अरे बेटी, इतने दिनों बाद
मेरी बेटी घर आई थी तो क्या एक अच्छी सी साड़ी नहीं दूंगी उसे? मैंने तुम्हें भी तो इतने सारी साड़ियाँ खरीद कर दी है। हाँ हाँ, तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया है? अब दिया है तो आप बता भी रही हैं, जता भी रही हैं। और इस तरह वो अपनी सासू माँ से लड़ना शुरू कर देती। धीरे धीरे उसकी सासू माँ ने भी उससे बातें करना बंद कर दिया। अब घर में किसी के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं था। वो अपने मनमर्जी से रहती थी। इस तरह दिन बीतने लगे। इस तरह कुछ साल बीत गए। अब 2-3 साल बीत गए थे। अब वो बिल्कुल बदल गई थी। उसका चेहरा, उसका बातचीत, उसका व्यवहार सब कुछ बदल गया था। देखो तो देखते देखते 3 साल बीत गए और इन 3 सालों में एक दिन भी मैंने चैन से नहीं बिताया है इस घर में। परेशान हो गई हूँ। सासू माँ से तो रोज रोज नोक झोंक होती है। कैसी सासू माँ मिल गई है मुझे। परेशान हो गई हूँ। कोई मुझसे ढंग से बात भी नहीं करता। और मेरे पति तो ज़्यादातर समय शहर में रहना ही पसंद करते हैं। अब तो मुझे लेकर भी कहीं नहीं जाते। अब ऐसे ही दिन बीत रहा था दामिनी का। दामिनी एक अमीर परिवार की बहू तो बन गई थी और सब कुछ ऐशो आराम उसके पास था। जो वो चाहती थी सब कुछ उसे मिल गया था। फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। वो बहुत ही कीमती साड़ियाँ पहनती थी, गहने पहनती थी, गाड़ी में घूमती थी, पर मन उसका बेचैन रहता था क्योंकि उसे अच्छे से पता था उसका पति उसे पहले जैसा स्नेह नहीं करता है। उसके ससुराल वाले कोई उसे स्नेह नहीं करते हैं और वो बिल्कुल शांति में नहीं है। देखो तो मुझे कितनी कीमती साड़ी आज मैंने निकाल कर पहना है, पर अच्छी नहीं लग रही हूँ अपने घर में। हाँ, वो छोटे से घर में नदी के किनारे कितना अच्छा लगता था मुझे। फटे पुराने कुर्ते में भी मैं अप्सरा जैसी दिखती थी, पर देखो यहाँ पर इतनी कीमती कांजीवरम साड़ी पहन रखा है मैंने, इतना कीमती नेकलेस पहन रखा है और कानों में हीरो का गहना है, पर क्या दिखती हूँ मैं। और बालों का तो क्या ही कहना। इतना टेंशन लेती हूँ कि बाल देखो कैसे झड़ झड़ के ख़राब हो गए हैं। कोई मेकअप भी आजकल काम नहीं आ रहा है। चेहरे की चमक ही चली गई है। परेशान हो गई हूँ मैं तो। आजकल तो हेमंत जी शहर से आने का नाम ही नहीं लेते हैं, शहर में ही रहते हैं। मुझे तो कहीं लेकर भी नहीं जाते। परेशान हो गई हूँ मैं। अब उसके मन में बिल्कुल शांति नहीं थी। वो बहुत ही बदल गई थी। आज मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया था। 3 साल हो गए हैं मैंने उसे नहीं देखा है। शादी के बाद बस एक ही बार उसके घर गई थी। देहात में शादी करके गई है वो। साधारण से परिवार की बहू है। पता नहीं अब कैसे रहती होगी। हाँ, जीजा जी तो छोटे से व्यवसायी हैं। अब इस बार उन्होंने घर बनाया है। बोल रही थी दीदी कि घर की पूजा है, तुम्हें आना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा मुझे। नहीं जाऊंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। अब वैसे मेरे पति भी मेरे साथ आते तो अच्छा होता, पर ये नहीं आएंगे। पता नहीं शहर से क्यों नहीं आते हैं आजकल। अच्छे से समझ में आता है मुझे क्यों नहीं आते हैं। मेरे कानों में क्या बात नहीं आती हो। उनके ऑफिस में काम करती है ना वो छमक छल्लो, सब कुछ मुझे पता है, पर क्या करूँ मैं, क्या करूँ। इस तरह इधर उधर की बहुत सारी बातें सोच कर वो और भी ज़्यादा बेचैन हो गई। अब उसकी बड़ी बहन कामिनी ने उसे अपने घर की पूजा में बुलाया था। अब उसे जाना था और वो जाने के लिए तैयार हो गई और 1 हफ्ते बाद वो निकल पड़ी अपने बहन के घर जाने के लिए। दामिनी की बड़ी बहन कामिनी एक देहात के गांव में रहती थी। सुंदर सा गांव था और वहाँ पर वो लोग एक छोटा सा व्यवसाय भी कर रहे थे। अब कामिनी ने एक सुंदर सा घर बनाया था और आज घर की पूजा थी। अपनी बहन से पूरे 3 साल बाद ही मिली थी दामिनी अपनी बहन को देखकर दंग रह गई, क्योंकि कामिनी बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसका चेहरा बहुत ही खिल गया था और वो बहुत ही हंसकर बहुत ही सुंदर से अपनी बहन से मिली। इतने दिनों बाद दोनों बहनें एक दूसरे को देखे। कामिनी भी अपनी छोटी बहन को देखकर चौंक गई। ये क्या, दामिनी तो बिल्कुल ही बदल गई है और बहुत ही अलग लग रही है। जैसे वो चमकती थी, दमकती थी, वैसा कुछ भी नहीं है अब उसके चेहरे में। वो बहुत ही अलग लग रही है, बहुत ही निराश लग रही है, बहुत ही अशांत लग रही है, बहुत ही बेचैन लग रही है। क्या हुआ दामिनी, तुम अच्छी तो हो? क्या हुआ? मुझे तो लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो। और हेमंत भैया नहीं आए तुम्हारे साथ?
हाँ दीदी, वो तो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। हाँ दीदी, मैं तो बहुत खुश हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर दीदी सच में आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम कितने अच्छे से यहाँ पर रहती हो। मैं सोच रही थी कि शायद तुम खुश नहीं होगी इतने बड़े घर में शादी करके, जब मैं खुश नहीं मेरा मतलब है। अब क्या ही बोलती दामिनी, और कामिनी ने भी कुछ पूछना उचित न समझा। दामिनी ने भी खुद को रोक लिया, पर दामिनी को अब पता चल गया था कि क्या हो रहा था उसके साथ। वो बहुत ही दुखी हो गई थी उस दिन। उसे समझ में आ गया था कि जिसे वो किस्मत समझ रही थी वो कर्म का खेल था। अब वो बहुत ही बेचैन हो गई थी। अपने बहन से मिलने के बाद वो सीधे अपने गांव गई, अपने पुराने घर, नदी के किनारे बसा वही छोटा सा घर जहाँ पर वो रोज़ बैठा करती थी। वहीं पर बैठ गई और सोचने लगी, सच में इंसान का कर्म ही उसकी किस्मत बनाता है, और जिसके कर्म ही गलत हो उसकी किस्मत कैसे अच्छी हो सकती है। मुझे हमेशा अच्छा ही मिला, पर मैंने कभी अच्छा कर्म नहीं चुना, कभी भी नहीं चुना। देखो, परी जैसी लगती थी मैं, अप्सरा जैसी लगती थी, गरीब थी पर मन में शांति थी, पर नहीं, कर्म ही अच्छे नहीं किए। जिंदगी ने मुझे हमेशा मौका दिया अच्छे कर्म करने का, पर हमेशा मैंने गलत कर्म ही किए। कितना अच्छा रिश्ता आया था मेरे लिए, साधारण परिवार, पर इतना अच्छा रिश्ता, और मैंने गलत कर्म किया, उनको धोखा दिया और एक अमीर परिवार चुना अपने लिए। हाँ, अमीर परिवार भी तो अच्छा था, पर मैंने ही तो अपने कर्म से सब कुछ बुरा कर दिया। हाँ, मेरे कर्म ही बुरे थे, किस्मत भला कैसे अच्छी होती। दीदी हमेशा से अच्छा कर्म ही करती है, इसलिए आज उसके मन में शांति है, चैन है, जो मेरे मन में नहीं है। मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या किया। अब वो खुद की परछाई देख रही थी नदी के पानी में, और सोच रही थी कि क्यों उसने ऐसा कर्म किया जिससे आज उसकी किस्मत ऐसी बन गई है। इंसान को अच्छे कर्म करना चाहिए, कर्म ही किस्मत को बनाता है। अच्छा कर्म अच्छे किस्मत को बनाता है।